बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम खर्ची पर्ची और पुलिस भर्ती पर पारदर्शी। दरअसल कल की तारीख में गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में मौजूद थे और जब लखनऊ में उनकी मौजूदगी थी उस वक्त उन्होंने बाकायदा जनता को संबोधित करते हुए जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर बयान दे दिया और कहा कि पिछली जो सरकारें थीं वो खर्ची पर्ची से नौकरियां दिलवाया करती थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से खर्ची पर्ची की जो नौकरियां हैं अब वो खत्म हो गई। हम पारदर्शी तरीके से नौकरियां दे रहे हैं। तकरीबन 60,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए, लेकिन विपक्ष इस पूरे मसले पर दरअसल सवाल पूछता रहा। विपक्ष ने सवाल पूछा कि खर्ची पर्ची तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि जिनको नियुक्ति पत्र 60,000 से ज्यादा दिए गए हैं उसमें पीडीए के कितने अभ्यर्थी रहे हैं, उसमें पीडीए के कितने लोग रहे हैं। ये सवाल दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से पूछ लिया गया। इन सब के बीच में अब सियासी घमासान बेहद तेज हो चला है। आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे कि खर्ची पर्ची के बाद अब जो सियासत इस पर हो रही है क्या कुछ उसमें देखने को मिल रहा है। कुछ बयान सुनाते हैं, बयान के बाद आपको दरअसल कुछ मेहमानों से तारुफ कराएंगे, वो उसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे। सुनिए जरा कुछ बयान। पर्ची ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले क्या स्थिति हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। नौकरी की बोलियां लगती थी, नौकरी के नाम पे लूट खसोट होती थी, एक परिवार का बोलबाला होता था, पूरा प्रदेश तमाशबीन बना रहता था। लेकिन अब योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों का अधिकार नौकरी पर है और नौकरी के लिए जब आवेदन करता है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलती है। कि अगर हम लोग संख्या पूछना चाहें कि इतनी भारी संख्या बता रहे हैं आप, इसमें पीडीए की गिनती क्या है, पीडीए की हकमारी कौन कर रहा है इस भर्ती में, पीडीए की हकमारी किसने की, पीडीए की आंकड़े बता दे सरकार। कोई सवाल न पूछे इसलिए डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार से मुक्त और प्रतिभा के आधार पर पुलिस की ही नहीं कोई भी नौकरी मिलती है और मिलती रहेगी। और ये हमारी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसमें लगभग 8.5 लाख लोगों को 8 साल में हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया है। देश में जब उत्तर प्रदेश का प्रमाण पत्र लेकर छात्र हमारा युवा जाता है तो लोग सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। एक जमाना ऐसा था कि हमारे युवाओं को बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता था देश के। तो जाहिर तौर पर ये पूरा मामला निकलकर सामने आया जहां पर 60,000 से ज़्यादा पुलिस भर्ती जो अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र बाकायदा दिए गए हैं जो सेलेक्ट हो चुके थे। और उन सब के बीच में जब अमित शाह लखनऊ में मौजूद थे तो उन्होंने सीधे तौर पर ये जिक्र कर दिया कि भाई पिछली सरकारों में खर्ची पर्ची के बिना कुछ होता नहीं था, लेकिन हमारी सरकार जब से बनी है हमने पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की हैं और आज की तारीख में 60,000 से ज़्यादा कांस्टेबल को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से बयान सामने आया, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आखिर कैसे जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, अच्छी बात है अगर आप दे रहे हैं नियुक्ति पत्र, लेकिन ये बता दीजिए पीडीए के कितने लोग हैं, वो आंकड़ा दे दे। इन सब के बीच में ये भी कहा गया कि आप ये बताइए कि कैसे
जो वादा किया गया नौकरियों का, क्या अब वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं? आप लाखों नौकरियां हर साल देने का जिक्र कर रहे थे, करोड़ों नौकरी देने का जिक्र कर रहे थे, उसमें से कितना मुकम्मल हुआ है, कितना पूरा हुआ है, नहीं हुआ है? ये तमाम सवाल दरअसल पूछते हुए नजर आई है विपक्ष सरकार से। इन सब के बीच में जाहिर तौर पर अब सियासत इस पर और तेज हो चली है। कांस्टेबल्स का नियुक्ति पत्र जाहिर तौर पर कल की तारीख में उत्तर प्रदेश में भर्ती जो हुई हैं उनके नियुक्ति पत्र बांट दिए गए, लेकिन अब सियासत जबरदस्त इस पूरे मसले पर हो चली है और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर आज हम जाहिर तौर पर इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, कुछ देर में उनसे तारुफ कराएंगे, लेकिन इन सब के बीच में आप ये देख सकते हैं कि जो बयान सामने आए हैं वो क्या कुछ लोगों के बयान कह रहे हैं। आपको बताते चलें, इन सब के बीच में नियुक्ति पत्र कल की तारीख में बांटे गए यूपी में। तो जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कल की तारीख का जब जिक्र करें, गृह मंत्री ने कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र दिए और ये सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो 60,000 तकरीबन 60,000 से ज़्यादा 60,244 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना गृह मंत्री ने की। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस समय श्याम सलोनी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। बेहद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए हमें। श्याम सलोनी जी, आवाज आपको मिल रही है? हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। आवाज आपको मिल रही है? वरिष्ठ पत्रकार है हेमंत जी। मिल रही है। हेमंत जी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 मिल रही। बहुत धन्यवाद आपका, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, फिर श्याम सलोनी जी के पास चलेंगे और एक और खास मेहमान जुड़ेंगे। जरा बताइए कि कल की तारीख में जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, जाहिर तौर पर एक अच्छा कदम है और जो वादे किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उसकी ओर एक स्टेप फॉरवर्ड किया गया है, लेकिन उस पर अब सियासत तेज हो चली है। समाजवादी पार्टी कह रही कि ये बता दीजिए भाई पीडीए के कितने लोग हैं, कितने लोगों को दिया है। आप पीडीए करते हैं, लेकिन पीडीए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ये बताइए नियुक्ति पत्र बांट तो रहे हैं, लेकिन इसमें पीडीए कितने हैं? क्या वाकई में ये सवाल, इस पूरे मसले पर सियासत जरूरी है? अब्दुल जी, बहुत अहम सवाल आपने उठाया। देश एम्प्लॉयमेंट के कगार और मजबूरियों से जूझ रहा है। बढ़ती आबादी जो है एम्प्लॉयमेंट को घटा रही है। इसके बावजूद सरकारें जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को लेकर के काम कर रही है, ये बहुत ही तारीफ काबिल है। लेकिन विपक्ष का ये दावा, चूंकि उनकी जो राजनीति है वो इसी आधार पर है कि पीडीएफ का मुद्दा उठाते रहे। अब रहा बात, सवाल ये उठता है कि जो अमित शाह जी ने जो 60,000 नियुक्तियां की, जिसमें 12,048 महिलाओं की नियुक्तियां हुई है, आप ये समझ लीजिए। तो पहली बार 12,048 लेडी कांस्टेबल को एक जगह देना अपने आप में इस रिकॉर्ड है। 48 लाख पुरुषों को नौकरियां दे दी गई है इसमें, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमको लगता है कि इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में यूपी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई है। लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा कि आलोचना का जो तरीका है, देखिए यूपी सरकार में पहले जो मुख्यमंत्री थे आलोक जी, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि सरकार में एक मुख्य सचिव और 2 डीजीपी का पद होते हैं। डीजीपी जो पूर्व डीजीपी रहे हैं सरखान सिंह, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इन्होंने कुछ पालन किया और कुछ पालन नहीं किया। सुरखान सिंह ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए भी 2006 में क्या कहा था कि केस में बकायदा उन्होंने कहा कि डीजीपी का जो चुनाव है वो तरीके से नहीं हो रहा है, और इसी वजह से उन्होंने डीजीपी प्रकाश सिंह का भी कहना था कि नहीं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण है ना हेमंत जी सवाल कि ठीक है कांस्टेबल भर्ती हुई है, 60,000 से ज्यादा आपने नियुक्ति पत्र बांटे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि रोजगार को लेकर कदम बढ़ाया जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष ये भी कह रहा है कि आप कांस्टेबल भर्ती का जिक्र कर रहे हैं, ठीक आपने नियुक्ति पत्र बांट दिए, लेकिन दूसरे जो महकमे हैं वहां का क्या?
शिक्षा भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, वहां पर प्रोटेस्ट अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं। उनका क्या, कब उनको लेकर कार्य किए जाएंगे? शिक्षा के अलावा अलग अलग महकमे हैं जहां पर अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर तक प्रदर्शन तक किया गया है। अब ये सवाल किया जा रहा है कि आप 60,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र भले ही दे दें, लेकिन आज की तारीख में जो बेरोजगारी का दर है वो लगातार बढ़ा हुआ है और बेरोजगार युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। अब्दुल जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि विपक्ष का सवाल भी जायज है, लेकिन विपक्ष को ये सोचना चाहिए आज की राजनीति में जिस तरीके से यूपी सरकार ने स्कूलों के, सरकारी स्कूलों में 6-8 स्कूलों का उन्होंने जूनियर शिक्षक की भर्ती का भी विज्ञापन निकाला था। 1334 अवर अभियंता संगणना फोरमैन की नियुक्ति का भी आदित्यनाथ ने निकाला था। तो समय समय पर ऐसा रिक्रूटमेंट वो थोड़े थोड़े जहां जगह है वो बना रहे हैं, लेकिन अब चूंकि रिटायरमेंट लोगों का जिस हिसाब से होना चाहिए वो हुआ नहीं, और अब चूंकि रिटायरमेंट आ रही है और जगह खाली हो रही है तो राज्य सरकार अपना निकाल रही है। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज बताया कि 60,000 जो 44 नियुक्तियां हुई हैं उसमें से 12,000 से ऊपर महिलाओं की नियुक्तियां हुई। ये क्या डाटा बताता है? ये एक डाटा बताता है कि भाई राज्य सरकार सिर्फ ये ना देखे कि उसके जो विपक्ष है वो ये ना कहे कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है और आदित्यनाथ की सरकार जो है यहाँ एम्प्लॉयमेंट के बारे में चुपचाप खड़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल ये उठता है कि आपके प्रदेश में उस तरीके से इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, श्याम सलोनी जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं भी श्याम सलोनी जी, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। अब विपक्ष के सवालों का जवाब क्या देंगे श्याम सलोनी जी? जाहिर है 60,000 से ज्यादा आपने नियुक्ति पत्र बांटे उत्तर प्रदेश के भीतर, बहुत अच्छी बात है, एक कदम आगे बढ़ाया गया है। विपक्ष कह रहा है कि भाई आप आंकड़ा तो बताइए, पीडीए का कितने का है? अब्दुल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। और मेरा गुप्ता जी को भी राधे राधे, राम राम जी। देखिए अब्दुल साहब, विपक्ष अब क्या करेगा? कुछ तो बोलेगा, कुछ तो पूछेगा, लेकिन विपक्ष को पूछने का अधिकार तब होता जब विपक्ष कभी सरकार में नहीं रहा होता। आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार में रहे जी, जिस पीडीए को लेकर के वो चल रहे हैं, पहले वो अपने आंकड़े पेश करके बताएं कि पीडीए में उन्होंने कितने पुलिस की भर्ती की और यादव को छोड़कर कितने पिछड़े अन्य जातियों के उन्होंने भर्ती किए, कितने दलित भर्ती किए। ये 2 वर्गों में आदरणीय अखिलेश यादव जी एक बार बयान जारी करके बता दें, क्योंकि 1-2 बार हम इलेक्शन में फिरोजाबाद गए थे। मैं आपको बता दूं, जब राजभर कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, मैंने देखा था चिकोबाद की एक सभा में मैं मौजूद था। चिकोबाद के यादव इस बात से क्रोधित थे और डिम्पल जी को हराया था चुनाव, और इस बात में हराया था कि पुलिस भर्ती में और आर्मी के लिए सबसे पहले उन्होंने सैफई परिवार को रखा, सैफई के यादवों को। उसके बाद यदि भर्ती बच के तब उन्होंने कहा कि इटावा का यादव जाएगा, और उसके बाद भी अगर कुछ भर्तियों में कुछ जगह बच रही है तब वो शिकोबाद या अन्य जगहों से ले जाएंगे, और उस पर भी रुपए मांगे जा रहे थे। जाकर के कोई भी वहां से कंफर्म कर सकता है, वो लोग बता भी सकते हैं कि उनके शब्द हमने अपने कानों से सुने थे। तो कहने का तात्पर्य कि अखिलेश यादव जी, आप जो प्रश्न हमसे कर रहे हो, हमारे यहाँ तो जातिवाद है ही नहीं। हम तो हिंदू की बात करते हैं, समस्त राष्ट्र की बात करते हैं। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना, ठीक है, लेकिन सलोनी साहब ये भी कहा जा रहा है कि आपने कांस्टेबल भर्ती तो कर दी है, नियुक्ति पत्र दे दिए, लेकिन दूसरे महकमों का क्या, जहां पर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? ये बोलते हैं कि पारदर्शिता नहीं है। अब इस पर भी आप देख सुनिए, जो भी पर्ची लीक हुई, कुछ परीक्षाओं की लीक हुई, ये सरकार की तत्पर कार्रवाई है, और यही पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या है कि जब पर्चा लीक हो जाए अब्दुल साहब,
सरकार उस लीक पर्चे को छुपा करके और क्या वो परीक्षा करा दी जाती? क्या वो पारदर्शिता कही जाएगी? कुछ माफिया जो 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही है, तो जिस तरह से इन्होंने माफिया पैदा किए हैं, हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इन्हीं के कुछ लोग धरने पर बैठते हैं, कुछ और भी अच्छे लोग, छात्र लोग हैं जो वास्तव में पीड़ित है, परेशान है, बैठते हैं। लेकिन सरकार की पारदर्शिता ही तो है ये कि अगर पर्ची लीक हो गई किसी माफिया ने अपने चहेतों के लिए, तो ऐसा ना हो कि जो वास्तविक उसका हकदार है वो बेचारा पीछे रह जाए और जो नकलची आगे बढ़ जाए। इसलिए वो पर्चा स्थगित की गई। ये पारदर्शिता लेकिन ठीक है हेमंत जी जरा समझाइए। ठीक है हेमंत जी जरा बताइए, अगर पर्चा लीक हो रहा है, पेपर पहले ही लोगों के पास चला जा रहा है और एक शिक्षा भर्ती की पोस्ट डाली जाती है फिर डिलीट कर दी जाती है, तो उन पर भी तो सवाल लाजमी हो जाते हैं ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार कंटिन्यू बेसिस पर ऐसी लीक पेपर क्यों हो रहे हैं? उसको लेकर क्या प्रबंध किए जा रहे हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है और कैसे उन अभ्यर्थियों को दिलासा दिलाया जाए कि उनकी भी भर्ती आने वाले समय में निर्धारित हो जाएगी, जल्द हो जाएगी? बहुत अच्छा, ये एग्जैक्टली बहुत सही सवाल है कि पर्चाएं लीक हो रही हैं। तो ये तो जब पर्चाएं लीक होती है तो ये तो बात एकदम अंडरस्टूड है कि कहीं न कहीं डिफॉल्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफॉल्ट आ रही है या कहीं ना कहीं लैकुना है। तो आदित्य वो योगीनाथ का ये क्रेडिबिलिटी देना चाहिए, उनकी बनती है, क्रेडिट बनती है कि भाई जिस तरीके से उन्होंने इंस्टॉलमेंट एम्प्लॉयमेंट का इंस्टॉलमेंट किया है, जिसको पार्ट में, वो अपने आप में लोगों को दर्शाता कि ये बहुत एक्टिव है और बहुत ही सजग है। लेकिन चूंकि विपक्ष को नहीं दिख रहा है, यूपी सरकार में हमको लगता है, जो मेरे पास जो डाटाज है उसके हिसाब से 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। 2.5 लाख से ऊपर एमएसएमई में लोगों को नियुक्तियां दी जा चुकी है। इसके पहले भी कांस्टेबल नियुक्तियां गृह मंत्री ने करवाया था। लेकिन आज जो सलेमपुर ये देवरिया में जो हुआ है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 12,000 से ऊपर महिलाओं को दिया। ये जो सपा का या बसपा का या कांग्रेस का जो क्लेम है, सपा का तो ये भी कहना है कि भाई आप 2 साल से ऊपर हो गए, आपके यूनिवर्सिटी में शिक्षक है, 70 कॉलेजों में अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई है, 18 से ज्यादा बार पेपर लीक कर गए। कांग्रेस कहती है कि इन्वेस्टर सबमिट होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, शिक्षक बेसिक विभाग में नहीं है, आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज में नहीं तैयार हो रहा है। तो ये क्लेम भर है। उसमें एक एड ऑन कर लीजिए, ये भी आरोप लगाया जाता है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपने बिजली विभाग को प्राइवेट कर दिया, बिजली महकमे को पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया है, सरकारी नौकरी कहाँ बचेंगी? जाहिर सी बात है कि इनके राज्य में पहले जो बिजली चोरी होती थी, रेवेन्यू का जो चोरी होता था, अब ये सरकार रेवेन्यू को, देखिए ये सरकार सीधा कहती थी कि जब कांग्रेस की सरकार में, याद होगा आपको, राजीव गांधी ने कहा था कि जब हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों के पास 1 रुपया पहुंचने की वजह 15 पैसा ही पहुंचता है, बाकी 85 पैसे बीच में खत्म हो जाते थे। तो इस सरकार में पहली बार ऐसा है कि रेवेन्यू पर जिस तरीके से इन्होंने अपना एक कॉन्शस कर करके, जिसको कह रहा कि पहरा लगाया है, वो पहरे से क्या हो कि राज्य की रेवेन्यू भी बढ़ी है, डेवलपमेंट भी बढ़ा, डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं। तो लोगों को जिसके राज्य में चोरी करने का जो एक लोगों का हैबिट हो गया था, वो खत्म हो रहा है। तो ये तो कहेंगे कि भाई प्राइवेटेशन करें, क्योंकि प्राइवेट वालों को जब देंगे तो वो अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए इस पर लगाम तो लगाएगी। तो ये जाहिर सी बात है कि वो क्लेम करेंगे। क्लेम करने से कुछ नहीं होता, राज्य की तरक्की की बात है, राज्य को देखना चाहिए कि राज्य कहाँ जा रहा है। नहीं, जाहिर है, और राज्य की तरक्की को लेकर ही शायद ये कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन श्याम सलोनी जी, देखिए इन बातों में भी दम है कि अगर आप जो कह रहे हैं पेपर लीक हो जा रहे हैं एंड ऑल, अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो क्या लूप होल है, कहां लूप होल है, उसको लेकर प्रशासन को और सरकार को जाहिर तौर पर उस लूप होल को खोजना होगा, समझना होगा और फिर जल्द से जल्द उसको कैसे सही किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है और फिर से एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जा सकता है और फिर नियुक्तियां कैसे जल्द से जल्द अलग अलग महकमों में की जा सकती हैं, उस ओर भी ध्यान देना ही होगा ना। बिल्कुल नबी साहब, सरकार बिल्कुल ध्यान दे रही है और पहली सरकार उत्तर प्रदेश की हमारे समय पर, जिसमें इतनी भर्तियां हो रही हैं और पारदर्शिता से हो रही हैं।
कहीं कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। जो योग्य है वो कोई जाति का नहीं है उसमें बंधन, योग्य है, पद के लायक है, वो उस पद पर जा रहा है। सवाल आज आपकी डिबेट में देखिए, मैं एक चीज देख रहा हूं कि अखिलेश यादव जी ने ऐसा सवाल कर दिया विपक्ष ने, तो सवाल का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रवक्ता बेचारे क्या करें, क्या सवाल का क्या उनका जवाब देंगे। कांग्रेस और सपा के प्रवक्ताओं का ना बैठना। नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को हमने बुलाया है, जाहिर तौर पर कुछ तकनीकी खामी की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब्दुल साहब, ये तकनीकी खामियां इसीलिए आती हैं कि अगर मेरा नेता कुछ गलत बयानबाजी दे नहीं, लेकिन अच्छा एक बात बताइए ना कि हाँ, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि पीडीए को लेकर, जो वो कह रहे हैं ना कि पीडीए की गिनती बताइए आप कि कितने ऐसे लोग हैं नियुक्ति पत्र जिनको दिए, उसमें पीडीए का जिक्र बताइए कि कौन कौन है, कितने लोग शामिल हैं, आंकड़ा दीजिए जरा। वो इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वो भी एक किरदार निभाते हैं, महत्वपूर्ण हैं। आप बताइए जरा, किसी एक को लेकर तो नहीं चलेंगे ना, आप सभी को लेकर चलेंगे, इसलिए वो कह रहे हैं। हमने अभी क्या कहा था, हमारे यहाँ जाति बंधन नहीं है। हमारे यहाँ जो योग्य है वो उसके अनुकूल है, वो उसमें भर्ती हो रहा है। अब मैं देखिए, मेरे आगरा से लगभग 2200-2300 अभ्यर्थी पुलिस में परसों भर्ती हुए हैं, और ये मेरे सरकार की, आप देखिए लगभग 450 बेटियां परसों पुलिस में भर्ती हुई हैं, और उनको ले जाने के लिए यहाँ से एक सीओ डीएसपी लेवल की एक महिला अधिकारी लखनऊ गई उन लड़कियों के साथ, और उनको लेकर के आई है। ये सुरक्षा मेरी सरकार, योगी सरकार ने दी है। आगरा की महिला अधिकारी यहाँ से गई थी साथ में, और 450 बेटियां आगरा की चयनित हुई हैं। इसी तरीके से अब वो 450 बेटियां किसी जाति के तो नहीं होंगी, वो 2200 लोग जो आगरा से गए किसी जाति के तो नहीं है, कुछ सर्व समाज के लोग हैं। और एक और चीज है ना, एक और चीज है हेमंत गुप्ता जी, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है। अब्दुल साहब 10 सेकंड ले रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट कीजिए। अब्दुल साहब, केवल आप एक सवाल ये पूछ लीजिए कभी भी इंटरव्यू अखिलेश जी से, आप बताएं कि आपके कार्यकाल में जो बम्पर पुलिस भर्तियां हुई थी, उसके बाद मायावती जी ने उनको सबको बाहर भी कर दिया था, वो कितने यादवों के अलावा कितनी जातियों को आपने समावेश किया था? ठीक है, यादवों के अलावा किसी और को लिया था पीडीए में? तो ये पहले अपने आप को देखें। नहीं, ठीक है, पॉइंट है वो, जाहिर तौर पर अगर कोई प्रवक्ता होता तो हम जरूर उनसे पूछते, लेकिन हेमंत जी एक चीज है ना, अगर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि पीडीए कितने होंगे, कितने हैं, आप बताइए, गिनती बताइए। अरे एक प्रोसेस होता है ना भर्तियों का, तो और उसमें रिजर्वेशन को लेकर भी प्रोसेस होता है कि इतने परसेंटेज रिजर्वेशन इसका है, इतना परसेंटेज इसका है, इतना परसेंटेज इसका है। उस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली सब एग्जाम देते हैं और उसके बाद उनको नियुक्ति मिलेंगी। उसमें तो कितना आंकड़ा होना चाहिए पीडीए का, ये तो सवाल बनता ही नहीं है ना सर। बिल्कुल, ये देखिए, ये एम्प्लॉयमेंट जो हुआ है आपको 2023 में, जब ये 2.5 लाख से मतलब 48 लाख से ऊपर का जो आवेदन आया था, तो उसका ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का जो दिया गया, इसमें अंडरस्टूड है, इसमें समझने और नहीं समझने वाली कोई बात नहीं है। 50% रिजर्व्ड है लोग, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। अब चूंकि डाटा की बात जहां तक आ रही है, तो आपको देखिए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि हम जाति के आधार पर नहीं दे रहे हैं। पहले जो एम्प्लॉयमेंट होती थी जातियों के आधार पर, ब्राह्मणों यादवों के आधार पर ये नियुक्तियां होती थी, अभी हम पूरी जातियों को मिलाकर दे रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश में 2 ही जाति हैं, पुरुष और स्त्री, तो उन्होंने महिलाओं का डेफिनेशन दे दिया कि 12,000 से समथिंग ऊपर का हम एम्प्लॉयमेंट दिए। लेकिन अब रहा बात, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये तो अंडरस्टूड है। 50% जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, वो 50% रिजर्वेशन इसमें है। अब ये एग्जैक्ट आंकड़ा, क्योंकि आज एम्प्लॉयमेंट कल ही मिली है उन लोगों को, तो ये आप पूरी तरीके से आजाद है, आप आरटीआई डालिए, आप आंकड़े निकलवा लीजिए जिस भी तरीके से, सबसे बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे बड़ी बात है कि हंसी तब आती है, अखिलेश यादव जी के टाइम में वो मुख्य सचिव जो दीपक सिंघल जी थे, उस मामले में उन्होंने खुद ही कहीं पर भी रूल को फॉलो नहीं किया था। अब आप देखिए, उनके जो चीफ सेक्रेटरी, वो अपना चीफ सेक्रेटरी तय नहीं कर पाते थे,
डीजीपी तय नहीं कर पाते थे। हाँ। मौजूदा जो डीजीपी हैं 2.5 साल उत्तर प्रदेश में 3 बार कारवाक डीजीपी रह चुके हैं। नहीं, इससे पहले और दूसरी चीज ये भी तो है ना जो श्याम सलोनी जी कह रहे हैं हेमंत जी, कि आप अपनी गिरबान में तो झांक लीजिए, जब आपकी सरकार थी तो आपने कैसे नियुक्तियां की हैं। आरोप तो यही लगते हैं ना कि एक तबके को, एक समाज को आप नियुक्त करते गए। तब तो कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ। और आज आप सवाल तब उठा रहे हैं जब आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दे दिया है कि भैया नियुक्ति पार्टी जो है धर्म के नाम पर नियुक्तियों को 75% और 60% नहीं कर सकती है, किसी कीमत पर भी 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो चूंकि ब्राह्मण यादव होते थे, नहीं मैं एक और 2 सेकंड ले रहा हूँ, आप याद रखिएगा कि जो डीजीपी थे यूपी में, आप डीएस चौहान साहब, आरके विश्वकर्मा साहब, विजय कुमार, इनकी नियुक्ति कैसे हुई थी। जैसे ये लोग हमेशा एक सवाल उठाते हैं कि जो प्रशांत कुमार जो अभी डीजीपी है मौजूदा, 12 अफसरों को सरप्राइज करके सामने आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने एक नई प्रोसेस बनाई है और इन्होंने कहा कि नहीं, राज्य को जो डीजीपी सूट करेगा हम उसको लेंगे। हम ये नहीं कि प्रोसेस कर रहा है और राज्य को उससे लॉसेस हो रहा, तो नहीं। अब राज्य में महिलाएं सुरक्षित चलती हैं, लोगों में वो भय नहीं है रास्ता चलने में। अब यहाँ सेफ लोग हैं और सेफ ड्राइव करते हैं। चलिए सर, बहरहाल ये देखना होगा कि आप ये इस पर सियासत आखिर क्यों की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। हेमंत जी आपका भी और श्याम सलोनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया और आप दर्शकों के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।